तो हेलो दोस्तों, हमारी जो पॉलिटी की सीरीज चल रही है उसमें हमारा आज नेक्स्ट टॉपिक आ गया है जिसका नाम है विश्व की प्रमुख शासन प्रणालियाँ। ठीक है, तो आज हम विश्व की प्रमुख शासन प्रणालियों को देखेंगे। ये टॉपिक आपको नॉर्मल बुक्स में नहीं मिलेगा, जैसे लूसेंट या आर्यन नॉर्मल बुकों में नहीं मिलेगा। ये आपको केवल एम लक्ष्मीकांत में मिलेगा, ठीक है, डिटेल में। लेकिन एम लक्ष्मीकांत काफ़ी मोटी बुक है तो आप उसको पढ़ नहीं पाएंगे, टाइम भी कम है। पूर्वावलोकन में थोड़ा बहुत दिया हुआ है लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे, उसमें विधायिका और कार्यपालिका को अच्छे से डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग ऐसे पढ़ेंगे ना, आप लोग दीवाने हो जाएंगे मेरे। आप लोग कहेंगे हाँ क्या पढ़ाया है, कहीं नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं अच्छा पढ़ाऊंगा तो आपको टॉपिक कंप्लीट होने के बाद खुद ही लगेगा कि मैंने क्या पढ़ाया है। आज का टॉपिक पढ़ने से ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ध्यान से बस सुनते जाइएगा आप लोग, आपको सब कुछ याद हो जाएगा वीडियो के एंड में। देखिए अगर शासन की बात करें तो पूरे विश्व में जब से आदिम काल से ही, जब से मानव पैदा हुआ और धीरे धीरे सभ्यताएं विकसित होने लगी, तब से ही हमारा समाज जो है सत्ता और शासन के घेरे में बंधा रहा है। तब से ही कहीं ना कहीं शासन और सत्ता प्रभावी रही है। कैसे? कभी छोटे छोटे कबीले बने पुराने समय में तो उनका कोई सरदार हुआ करता था, ठीक है, या फिर कोई कुल बना तो उनका मुखिया हुआ करता था, ठीक है। तो इस तरह से धीरे धीरे शासन और सत्ता का विकास हुआ। तो हमेशा से ही शासन सत्ता छोटे छोटे ग्रुप्स हों, कबीले हों, या बड़ा कोई कुल हो या छोटा कुल हो, उनमें कोई ना कोई मुखिया और सरदार रहा करता था और शासन सत्ता चलती थी उनके नियमों कानूनों के हिसाब से। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये छोटे छोटे कबीले मिलकर बड़े कबीले बनते गए, ठीक है। और क्या हुआ, राजतंत्र स्थापित हो गया। ठीक है, राजतंत्र क्या है? प्राचीनतम रूप है शासन सत्ता का। राजतंत्र में क्या होता था कि एक राजा होता था और वही पूरे राज्य का निर्धारण करता था कि वहाँ क्या नियम कानून होंगे। जैसे बहुत से राजा हुए हैं, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, और बहुत सारे विश्व में भी बहुत सारे हुए हैं, अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर, और भी बहुत राजा हुए हैं पूरे विश्व में, ठीक है। तो इस तरह से हर जगह ये राजतंत्र चला। लगभग पूरे विश्व में ही राजतंत्र कहीं ना कहीं स्थापित हुआ। चाहे आप चीन की बात कर लीजिए, चाहे आप यूरोपियन कंट्रीज की बात कर लीजिए, चाहे आप इंडिया की बात कर लीजिए, हर जगह राजतंत्र चलता रहा। राजतंत्र में क्या होता है, शासन सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में ही समाहित रहती है। कोई एक व्यक्ति राजा रहता है और वही जो डिसीजन लेता है वही सर्वमान्य होते हैं, ठीक है। जिसके पास राजमुकुट रहेगा वही जो है शासन सत्ता चलाएगा। और ये जो पद होते थे ये अनुवांशिक होते थे। जैसे हम भारत के अगर संदर्भ में एग्जाम्पल लें, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का, तो ठीक है, तो उनके बेटे किस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बन रहे हैं। फिर अगर आप मुगल काल का एग्जाम्पल लेंगे तो किस तरह से जहांगीर, बाबर, अकबर, ये लोग जो है बनते आ रहे हैं। जैसे कि बाबर के बेटे जो है हुमायूं थे, वो बन गए मुगल काल के जो है, मुगल साम्राज्य के वंशज थे, तो उनको राजा बना दिया गया, उत्तराधिकारी बना दिया गया, ठीक है। तो आप देखेंगे ये पद जो है अनुवांशिक होता था, ठीक है। चाहे मुगल काल हो, चाहे गुप्ता एम्पायर हो, चाहे दिल्ली सल्तनत हो, तो आप देखेंगे तो सारी ही जो मतलब इस तरह के साम्राज्य हैं वो अनुवांशिक हुआ करते थे, ठीक है। तो राजतंत्र किस तरह का है? अनुवांशिक है, इसमें वंश के हिसाब से चलता है। फिर ये धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ी, आपस में युद्ध होने लगे, ठीक है, और राजाओं पे एक दूसरे पे आक्रमण करना, नियम अच्छे ना होना, अत्याचार अन्याय होना। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे जनता को ये चीज़ समझ में आई और जनता ने क्या किया, अपने चुने हुए लोगों को शासन सत्ता में बैठाना स्टार्ट किया। इसको क्या कहते हैं, प्रजातंत्र यानी कि डेमोक्रेसी। प्रजा मतलब क्या हुआ, जनता, और तंत्र माने क्या होता है, सिस्टम। तो जो सिस्टम जनता के द्वारा चलाया जा रहा है उसको प्रजातंत्र कहेंगे, उसी को लोकतंत्र कहेंगे। लोक माने, लोक मतलब होता है समाज, तो समाज या जनता जिसको चुनेगी उसका तंत्र चलेगा, तो इसको क्या कहेंगे, डेमोक्रेसी, जो कि आज के समय में विद्यमान है। जैसे इंडिया भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शासन का सबसे अधिक लोकप्रिय रूप है, जानते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री। तो आज आज के समय में अगर हम बात करें आज के संदर्भ में, तो दुनिया की ज़्यादातर कंट्री जो है, 99% कंट्री दुनिया की जो है वो लोकतंत्र हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका का ले लीजिए, यूरोपियन कंट्री का ले लीजिए, इंडिया का ले लीजिए, सारी ही लोकतंत्र कंट्री हैं, ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। तो प्रजातंत्र का मतलब यानी कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, जहाँ पर सारी ताकत जनता में निहित हो, सत्ता जनता में निहित हो, जनता के द्वारा सत्ता पे जो बैठे हुए लोग हैं उनको चुना जाए, अर्थात जनता को ही सारी संप्रभुता प्राप्त होती है। हम लोग संप्रभुता पढ़ चुके हैं प्रस्तावना में। संप्रभुता का मतलब क्या होता है, लौकिक सार्वभौमिक, यानी कि जहाँ पर लोगों के हाथ में ही सारी ताकत विद्यमान हो, जनता ही सर्वशक्तिशाली हो। हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं। तो अगर हम प्रजातंत्र की बात करें, डेमोक्रेसी की बात करें, तो ये विकसित क्यों हुई? देखिए मैंने आपको कल पढ़ाया था भाग में, भारतीय संविधान के भाग में, कि कहीं भी किसी देश के निर्माण के लिए
हमको पहले क्या चाहिए होता है, किसी भी देश के निर्माण के लिए, हमारा प्यारा भारत, हमको किसी भी देश के निर्माण के लिए पहले भूभाग चाहिए होता है, ज़मीन चाहिए होती है। फिर क्या चाहिए होती है, जनसंख्या चाहिए होती है। अब ज़मीन हो गई, लोग हो गए, तो उसको सँभालने के लिए, लोगों को सँभालने के लिए या लोगों के द्वारा चुनी गई कोई सरकार भी होगी, ठीक है, सत्ता भी होगी। तो ये सत्ता कैसी होगी? संप्रभुता संपन्न होगी। संप्रभुता संपन्न माने सरकार क्या होता है? ऐसी सरकार जो जनता के द्वारा चुनी गई हो। मान लीजिए कोई, अगर कोई जगह है, ठीक है, यहाँ पर लोग भी रह रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर कोई शासन सत्ता भी है, हो सकता है वो राजतंत्र हो, कोई राजा चला रहा हो, तो क्या इसको पूर्ण राज्य कहेंगे? नहीं कहेंगे। आज के संदर्भ में उसी को हम पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे जहाँ संप्रभुता है, मतलब संप्रभुता मतलब जहाँ लोग सर्वशक्तिशाली हैं, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। तो याद रखिएगा, डेमोक्रेसी के, लोकतंत्र के चार स्वरूप होते हैं, राज्य के चार स्वरूप हैं। कोई भूभाग होनी चाहिए, वहाँ जनसंख्या होनी चाहिए, वहाँ कोई सरकार होनी चाहिए, और वो सरकार जनता के द्वारा चुनी हुई होनी चाहिए, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आज इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक बना के पढ़ेंगे ना कि आपको मज़ा आ जाएगा। अब चलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। ये देखिए, आज का जो हम पूरा पढ़ रहे हैं ये चैप्टर, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, और ये आपको कहीं किसी बुक में नहीं मिलेगा, और जितना डिटेल में मैं समझा रहा हूँ अभी आप देखिएगा, आपको खुद समझ में आएगा, ठीक है। देखिए बात करते हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, ठीक है। अब देखिए क्या है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में क्या है, विधायिका और संसद, ये एक ही चीज़ें हैं, अभी मैं समझा रहा हूँ। देखिए विधायिका से आपको क्या समझ में आ रहा है, विधि, विधि मतलब क्या होता है, कानून, ठीक है। तो जहाँ पर भी कानून बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, विधायिका कहेंगे। देखिए कोई भी कानून कैसे बनता है, कोई बिल लोकसभा में जाता है, वहाँ अगर बिल लोकसभा में पास हो जाता है तो फिर वो बिल जाता है राज्यसभा में, राज्यसभा में वो बिल पास हो जाता है, फिर वो जाता है राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति भी उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं, तो वो बिल कानून बन जाता है और पूरे देश में लागू हो जाता है, ठीक है। ये प्रक्रिया राज्यसभा से लोकसभा की तरफ भी जा सकती है, लेकिन अंत में वो राष्ट्रपति के पास ही आएगी सिग्नेचर के लिए। तो जहाँ कोई भी अगर बिल कैसे बनेगा, अगर कोई लोकसभा में कोई बिल पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया और राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो गया, तो वो विधि बन जाएगा, कानून बन जाएगा, पूरे देश में लागू हो जाएगा। तो विधायिका मतलब आप समझ गए होंगे, विधायिका क्या है, जहाँ विधि बने, विधि क्या बने, मतलब कानून बने। कानून कैसे बनेगा, अगर कोई बिल लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाएंगे तो वो बिल पास माना जाएगा, तो उसको कानून माना जाएगा। तो मतलब जहाँ विधि बन रही है, जहाँ कानून बन रहा है, वही हमारा विधायिका है। तो विधायिका में क्या क्या है समझ गए आप, जो लोग विधि बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए जिम्मेदार हैं, कौन, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। उम्मीद है आप कभी नहीं भूलेंगे। इसी विधायिका को हम नॉर्मल भाषा में संसद कहते हैं, ठीक है। ये जो कि ब्रिटेन से लिया गया, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो संसद में अगर कोई पूछे कौन कौन शामिल है, तो राष्ट्रपति शामिल है, लोकसभा शामिल है और राज्यसभा शामिल है। क्यों? क्योंकि लोकसभा में बिल पास होगा, राज्यसभा में पास होगा और राष्ट्रपति के सिग्नेचर होंगे, तब वो कानून बनेगा, इसलिए उसको संसद या विधायिका कहते हैं। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, आपका कॉन्सेप्ट विधायिका को लेकर क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आपने बहुत बार शब्द सुना होगा कार्यपालिका, आखिर ये कार्यपालिका क्या है, ठीक है। आइए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो कार्यपालिका क्या है, देखिए अगर ये लोकसभा है तो लोकसभा में कोई ना कोई तो कार्य करता होगा ना, ये राज्यसभा है तो इसमें कोई ना कोई व्यक्ति ही कार्य करता होगा ना, ठीक है। राष्ट्रपति तो हम समझ गए कोई व्यक्ति होगा, लेकिन लोकसभा तो एक संस्था है, राज्यसभा तो एक संस्था है, इसमें कुछ लोग होंगे ना काम करने वाले, विधि बनाने वाले। तो वो लोग जो होंगे वो कार्यपालिका कहलाएंगे, ठीक है। लोकसभा सदस्य, ठीक है, राज्यसभा सदस्य, इनको क्या कहा जाएगा, अगर लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य हैं तो इनको क्या कहा जाएगा, इनको कहा जाएगा कार्यपालिका। कार्यपालिका कैसे याद रखेंगे, जो व्यक्ति कार्य कर रहा है या कार्य का पालन कर रहा है वो कौन है, कार्यपालिका है। तो क्या लोकसभा काम कर सकती है, नहीं, लोकसभा तो एक संस्था है ना, एक इमारत है लोकसभा, तो राज्यसभा तो एक इमारत है, ईंटों से बना हुआ, पत्थरों से बना हुआ एक इमारत है, उसके अंदर जो लोग बैठे हुए हैं व्यक्ति, वो कार्य करेंगे, ठीक है। तो वो क्या है, कार्य करने वाले लोग, लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य। तो इन लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य को हम क्या कहेंगे, इन लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य को हम कहेंगे कार्यपालिका, क्योंकि ये लोग काम कर रहे हैं, ये लोग कार्य कर रहे हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे, कार्यपालिका कहेंगे। ये प्रधानमंत्री कौन है, देखिए इसी लोकसभा सदस्य में से जिसके पास बहुमत होता है, जिसको लोकसभा के सारे सदस्य मिलकर चुनते हैं कि ये हमारा नेता होगा, वही जो है प्रधानमंत्री बनता है। जो भी सत्ताधारी पार्टी होती है वो चुनती है कि ये हमारा नेता होगा, उसके पास अगर आधे से अधिक वोट होते हैं, ठीक है, तो वो प्रधानमंत्री बन जाता है, ठीक है। तो वो भी लोकसभा सदस्य के अंडर में ही है। ये मैंने आपको इसलिए बता दिया
ताकि आपको कभी कंफ्यूजन ना हो। कोई पूछे प्रधानमंत्री किस चीज़ का पार्ट है, विधायिका का या फिर कार्यपालिका का? तो प्रधानमंत्री अपने आप में प्रधानमंत्री है, लेकिन वास्तव में वो भी तो लोकसभा का चुनाव जीत कर आया है ना। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनको बनारस से चुनाव लड़ना पड़ा ना लोकसभा सदस्य का, तो हैं तो वो लोकसभा सदस्य ही। प्रधानमंत्री अलग से कोई प्रधानमंत्री पद की शपथ नहीं लेता है, वो लोकसभा सदस्य के तौर पे ही शपथ लेता है। प्रधानमंत्री तो वो इसलिए बन गया क्योंकि लोकसभा में आधे से ज़्यादा सदस्यों ने उसको अपना नेता मान लिया, तो सत्ताधारी पार्टी का नेता बन गया। तो उम्मीद है आपका ये कॉन्सेप्ट आज के बाद कभी गलत नहीं होगा, आप बहुत डिटेल में समझ गए होंगे कि विधायिका क्या है, जो विधि बनाए, जो नियम बनाए। कौन बनाएगा? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तीनों में बिल पास हो जाता है, लोकसभा में, राज्यसभा में और राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो जाते हैं, तो बिल पास मान लिया जाता है, कानून मान लिया जाता है, विधि मान लिया जाता है। तो उसको हम विधायिका कहेंगे, उसी को हम संसद कहेंगे। कार्यपालिका मतलब जो लोग कार्य कर रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं। काम कौन करेगा? व्यक्ति करेगा। तो लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, ये क्या होंगे? कार्यपालिका में आएंगे। ठीक है, उम्मीद है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आपको कहीं इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप प्लीज़ नीचे जाके कमेंट जरूर कर दिएगा, आपके कमेंट पढ़ के मेरा दिल खुश हो जाता है और मैं और मेहनत करता हूँ और कॉन्सेप्ट क्लियर करके आपको वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपकी पॉलिटी ऐसी हो जाए कि कभी भी किसी भी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए डिस्कस करते हैं, विश्व के प्रमुख शासन व्यवस्था को पढ़ रहे थे। तो विश्व में क्या है, प्रमुख शासन व्यवस्था जो है वो दो प्रकार की हैं। ठीक है, अगर हम प्रजातंत्र यानी लोकतंत्र की बात करें, डेमोक्रेसी की बात करें, डेमोक्रेटिक कंट्री की, तो दो तरह के प्रमुख रूप पाए जाते हैं लोकतंत्र के, डेमोक्रेसी के। कौन कौन से, उनको डिस्कस करते हैं। देखिए, एक है इसमें संघात्मक सरकार और एक है एकात्मक सरकार। देखिए, संघात्मक सरकार का एक व्यवहारिक रूप संसदीय शासन प्रणाली भी है। एकात्मक शासन प्रणाली का जो व्यवहारिक रूप है वो अध्यक्षीय शासन प्रणाली है। ठीक है, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था। ये मैंने भारत के संदर्भ में लिखा हुआ है ताकि आप अच्छे से समझें। ठीक है, चलिए दोनों को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। एक संघात्मक, हमने पढ़ा ही है भारत के बारे में, संघ है, राज्य है, ठीक है, संसदीय व्यवस्था है। और एक एकात्मक शासन व्यवस्था, ठीक है, अध्यक्षीय। इसको आप देखिए कैसे याद रखेंगे, मैं यहीं आपको हल्का सा हिंट दे रहा हूँ। देखिए, संघात्मक में आप जानते हैं भारत यूनियन है, संघ है राज्यों का, इसको इंडिया से आप याद रखेंगे। और एकात्मक को, अध्यक्षीय व्यवस्था को, आप अमेरिका से याद रखेंगे हमेशा। ठीक है, ये बस मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, अभी इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बस हमेशा इतना अगर आपको याद रहेगा तो आपका कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रहेगा। संघात्मक संसदीय इंडिया, एकात्मक अध्यक्षीय अमेरिका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे संसदीय व्यवस्था को। ठीक है, संघात्मक व्यवस्था एक तरह से, तो संसदीय शासन व्यवस्था को डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर संसदीय शासन व्यवस्था की बात करें तो इसको मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था भी कह सकते हैं। मैंने कहा ना अभी आपको कि संसदीय को हम कैसे इंडिया के तौर पे याद करेंगे। इंडिया में मंत्रिमंडल होता है ना, ठीक है, मंत्रिमंडल होता है, तो मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था हो गई। ठीक है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत हुई ब्रिटेन से। मैंने आपको बताया था हमने ब्रिटेन से मंत्रिमंडल शासन व्यवस्था ली है ना, संसद की व्यवस्था तो हमने ब्रिटेन से ली है। तो ये ब्रिटेन से शुरू हुई, याद रखिएगा। ठीक है, संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन से शुरू हुई। ब्रिटेन की संसद को संसदों की जननी कहा जाता है, इन्होंने संसद को पैदा किया है, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर ही शुरुआत हुई संसदीय व्यवस्था की, मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था की। तो यहीं से सबने, हर देश के संविधान ने यहीं से इसको ग्रहणित किया। तो इसीलिए इस संविधान को, यहाँ की संसद को संसदों की जननी कहा जाता है। ठीक है, चलिए, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, आप जानते ही, हम लोग पढ़ चुके हैं, भारत में दो संसद हैं। ठीक है, संसद का पार्ट कौन है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, संसदीय शासन प्रणाली है इंडिया में। ठीक है, उसके बाद देखिए, संसद विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था है। अभी हमने पढ़ा, विधि आपको बनानी है, नियम बनाना है, संसद से जो नियम बनेगा वही कानून बन जाएगा। संसद में कौन कौन है? लोकसभा से बिल पास होगा, राज्यसभा से बिल पास होगा और राष्ट्रपति का सिग्नेचर होगा तो कानून बन जाएगा। तो तीन लोग हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। ठीक है, विधि निर्माण की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? संसद है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यपालिका अपने समस्त कृतियों के लिए संसद के प्रति जवाबदेही होती है, याद रखिएगा। लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य अपने कामों के लिए किसके प्रति जवाबदेह हैं? संसद के प्रति जवाबदेह हैं। संसद मतलब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह हैं। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका का अस्तित्व विधायिका के में उसके विश्वास यानी कि बहुमत पर रहता है। जाहिर सी बात है, देखिए कार्यपालिका कौन बनाएगा, कार्य कौन करेगा? लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य। और इसमें कौन कार्य करेगा? लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य में जो शासन सत्ता में होगा। और शासन सत्ता में कौन होगा? जिसकी बहुमत होगी।
तो विधायिका मतलब लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो लोकसभा राज्यसभा में जिसकी मतलब बहुमत जिसका होगा वही कार्यपालिका को लीड करेगा, वही कार्यपालिका को संभालेगा। ठीक है, तो कार्यपालिका जो है पहली बात किसके प्रति जवाबदेह होगी, संसद के प्रति जवाबदेह होगी। ठीक है, और जब तक आपका विधायिका में बहुमत है यानी कि लोकसभा राज्यसभा में बहुमत है तब तक आप कार्यपालिका संभालिए, मंत्री बन जाइए, प्रधानमंत्री बन जाइए। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की राजनीतिक व्यवस्था में संपूर्ण सत्ता को केंद्र और राज्य के संवैधानिक रूप में बांटा गया है। हम लोग पढ़ चुके हैं यहाँ पर केंद्र और राज्य के रूप में बांटा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ सर्वोच्च सत्ता जनता के हाथ में, हम लोग पढ़ चुके हैं प्रस्तावना में, हम भारत के लोग से शुरू हुआ है। ठीक है, और भारतीय प्रशासनिक व राजनीतिक व्यवस्था विशुद्ध रूप से लोकतंत्रात्मक गणतंत्र है। ये भी हम पढ़ चुके हैं, लोकतंत्र है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। और गणतंत्र हम पढ़ ही चुके हैं, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, क्यों 26 जनवरी को मनाया जाता है, ये हमारा हिस्ट्री वाली अगर वीडियो आप जाके देखेंगे जवाहरलाल नेहरू में मैंने बताया है। क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। ठीक है, स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। ठीक है, चलिए उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा वीडियो। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका दूसरा रूप क्या है, एकात्मक शासन या अध्यक्षीय शासन व्यवस्था। मैंने बताया ये आपको, इसको कैसे याद रखना है, अमेरिका से याद रखना है। ठीक है, एक को इंडिया से संसदीय को और दूसरे को अमेरिका से। एकात्मक सत्ता या अध्यक्षीय शासन व्यवस्था, इसमें देखिए क्या होता है, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति शासन प्रणाली के नाम पर इसे जाना जाता है। देखिए भारत में क्या होता है, प्रधानमंत्री हेड होता है सब कुछ। ठीक है, कार्यपालिका का भी मैंने दिखाया कि कार्यपालिका में लोकसभा सदस्य जिसको चुनते हैं शासन सत्ता में वो प्रधानमंत्री बनता है, वही हेड होता है। लेकिन अमेरिका में क्या होता है, राष्ट्रपति ही सब कुछ होता है, सर्वे सर्वा होता है। जैसे कि इससे पहले अभी बिडेन चल रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, तो वही हेड है। इससे पहले ट्रंप थे तो वही हेड थे। तो वहाँ राष्ट्रपति ही सर्वे सर्वा होता है, जो चाहता है वो करता है। ठीक है, और यहाँ पे प्रधानमंत्री हेड होते हैं। तो वहाँ पे अध्यक्ष शासन व्यवस्था है, तो राष्ट्रपति वहाँ की शासन व्यवस्था का हेड है, इसलिए इसको राष्ट्रपति शासन व्यवस्था भी कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कार्यपालिका शक्ति वास्तविक रूप से राष्ट्रपति में निहित होती है। जाहिर सी बात है, राष्ट्रपति वहाँ मैंने बता दिया ना, एकात्मक मतलब एक व्यक्ति में ही सब कुछ है। अध्यक्ष मतलब एक व्यक्ति ही अध्यक्ष है, जो मन करेगा वो करेगा। ठीक है, तो अमेरिका में ये व्यवस्था है, भारत में नहीं है। ठीक है, अमेरिका में व्यवस्था है। तो कार्यपालिका जो वहाँ की होगी, कार्यपालिका मतलब समझ रहे हैं आप, जो कार्य करेगा, कौन कार्य करेगा, मंत्री जो यहाँ करते हैं। तो वहाँ वो मंत्री वगैरह जो है, किसमें वो सारी शक्तियाँ किसमें निहित है, राष्ट्रपति में है। राष्ट्रपति जिसको चाहेगा मंत्री बनाएगा और वो उसको राष्ट्रपति को रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिए अगर हम अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की बात करें तो इसका सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है, अमेरिका है। ठीक है, अमेरिका में ये प्रणाली शुरू हुई थी। ठीक है, और अमेरिका ही इसको लीड करता है। ठीक है, तो अमेरिका में स्टार्ट हुई, मैंने बता ही दिया आपको, इसको अमेरिका से याद ही करना है। ठीक है, यहाँ की शासन व्यवस्था को। ठीक है, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था की शुरुआत जो है अमेरिका में हुई, बता ही दिया मैंने। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति विधायिका को भंग नहीं कर सकता है। अगर राष्ट्रपति कह दे कि विधायिका मतलब कि लोकसभा राज्यसभा और सब संसद जो है यहाँ पे, तो राष्ट्रपति भी शामिल होते हैं लेकिन वहाँ पे नहीं शामिल होते हैं। तो अगर वो चाहे कि वहाँ की विधायिका, वहाँ विधि बनाने, वहाँ सीनेट कहते हैं। ठीक है, अमेरिका में जो नियम कानून बनाने वाली संस्था होती है, जैसे यहाँ पे संसद कहते हैं वहाँ पे सीनेट कहते हैं, तो चाहे कि सीनेट को भंग कर दें राष्ट्रपति तो नहीं कर सकता है। यहाँ पर यहाँ की इंडिया के संसदीय व्यवस्था में क्या है, अगर राष्ट्रपति चाहे तो यहाँ के लोकसभा और राज्यसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री अगर उसको कहे कि हाँ ऐसा कर दीजिए। ठीक है, लेकिन वहाँ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति वहाँ नहीं भंग कर सकते हैं इसको, विधायिका को। समझ रहे हैं, याद रखिएगा आप, राष्ट्रपति वहाँ ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन बहुत ज़्यादा ताकत दे देंगे, विधायिका ही भंग कर देगा तब तो तानाशाही हो जाएगी। तो इसलिए सीनेट को वहाँ भंग नहीं कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ राष्ट्रपति के पास ज़्यादा ताकत नहीं है। वो केवल एक मतलब यहाँ पर प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक हेड होता है। ठीक है, वहाँ पर वास्तव में सच में अगर राष्ट्रपति के पास पावर है, इसलिए उसकी पावर को थोड़ा दबाने के लिए उसको बोला गया कि विधायिका की पावर आप भंग नहीं कर सकते हैं। इंडिया में भंग कर सकते हैं क्योंकि इंडिया में कम ताकतवर है राष्ट्रपति। ठीक है, और वहाँ नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहाँ ज़्यादा ताकतवर है। तो सत्ता को एक तरह से संतुलित करने के लिए, यहाँ कम पावरफुल है तो यहाँ दे दी भंग करने की ताकत, अमेरिका में ज़्यादा ताकतवर है तो वहाँ ताकत नहीं दी, क्योंकि वहाँ भी अगर अमेरिका में ताकत भी दे देंगे विधायिका को भंग करने का, तो राष्ट्रपति तो ऐसे ही वहाँ बहुत ताकतवर है, विधायिका भंग करके एकदम हिटलर शाही कर देगा वहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्याचात्मक शासन प्रणाली जो है, इसमें सत्ता केंद्रीकृत होती है। मैंने बताया ना कि एक ही व्यक्ति के, एक नाम ही एकात्मक अध्याचात्मक, तो एक ही व्यक्ति के ऊपर जो है केंद्रित रहेगी सत्ता, किसके ऊपर, राष्ट्रपति के ऊपर। ठीक है, केंद्रीकृत है। ठीक है,
सेंटर ही जो सेंट्रल होगा उसमें संघ जो होगा मतलब केंद्र सरकार वही हेड होगी, ठीक है। राष्ट्रपति सब कुछ होगा। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है, हम लोग पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति अपने मंत्रियों का चुनाव स्वतंत्र होता है, अपने मंत्रियों का चुनाव मतलब कर सकता है, स्वतंत्र होता है अपने मंत्रियों का चुनाव करने के लिए, मैंने बताया ही। यहाँ क्या होता है, यहाँ मंत्री कैसे बनते हैं, जो लोकसभा सदस्य होता है उसी को बनाया जाता है। अगर आपको मंत्री बनना है तो आप ऐसे नहीं किसी रोड पे से किसी को उठा के मंत्री बना दिया, आप लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य होने चाहिए। अगर आपको मंत्री बना दिया तो आपको 6 महीने के अंदर लोकसभा या राज्यसभा में किसी सीट से बन कर आना चाहिए सदस्य, नहीं तो आपका मंत्री पद खत्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि एस जयशंकर जो अभी हमारे विदेश मंत्री हैं, उनको जब विदेश मंत्री बनाया गया था तो वो किसी भी राज्यसभा या लोकसभा के सदस्य नहीं थे, तो उनको बाद में किसी सीट से, राज्यसभा की किसी सीट से या लोकसभा की किसी सीट से जिताकर भेजा जाता है 6 महीने के अंदर, ठीक है। तो ये व्यवस्था है, आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। चलिए, मंत्रियों का चयन व्यवस्थापिका की भूमिका नाम मात्र ही होती है, ठीक है। वहाँ पे जो सीनेट है उसकी भूमिका नहीं होती है। राष्ट्रपति वहाँ अमेरिका में क्या है, राष्ट्रपति हेड है, जिसको चाहेगा उसको मंत्री बनाएगा कि भाई मैं राष्ट्रपति बन गया, अब मैं जिसको चाहूंगा उसको मंत्री बनाऊंगा। रोड पे से उठा उठा के किसी भिखारी को भी चाहूँ तो मंत्री बना सकता हूँ, भाई तुम काम संभालो। यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ आपको अगर मंत्री बनाना है तो वही मंत्री बनेगा जो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होगा। आपको चुनाव जीत के जाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप मंत्री बन सकते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री अगर चाहे नरेंद्र मोदी जी की किसी को मंत्री बना दें तो ऐसे नहीं बना सकते हैं। उसको मंत्री बनाने के लिए अगर उन्होंने किसी आम व्यक्ति को मंत्री बना दिया तो 6 महीने के अंदर लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनाना पड़ेगा कैसे ना कैसे, ठीक है। समझ रहे हैं आप अंतर दोनों में। तो वहाँ पे राष्ट्रपति के पास बहुत ताकत है, जिसको चाहा उसको मंत्री बना दिया। एकल कार्यपालिका का अभिष्ट लक्षण। एकल कार्यपालिका मतलब हम लोगों ने पढ़ ही लिया, एकल मतलब एक ही व्यक्ति के पास कार्यपालिका की सारी ताकत निहित है, तो ये अभिष्ट लक्षण है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको ये समझ में आ रहा होगा, जानते हैं जो टॉपिक अभी आप पढ़ रहे हैं आपको नॉर्मल किताबों में नहीं मिलेगा और समझ में भी नहीं आएगा। ये समझने में कि विधायिका क्या होती है, संसद क्या होती है, कार्यपालिका क्या होती है, इसी में दिक्कत हो जाती है। ऊपर से फिर अध्यक्षात्मक, एकात्मक, संघात्मक, संसदीय, मतलब बहुत कंफ्यूजिंग है, ठीक है। तो उम्मीद है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो नीचे जाके आप लोग अपने प्यारे प्यारे कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, बस थोड़ा सा बचा हुआ है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा बस विविध पार्ट बचा हुआ है, इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, देखिए, भारत की बात करें, संघात्मक शासन व्यवस्था और संसदीय शासन व्यवस्था है, पढ़ चुके हैं। भारत राज्यों का संघ है, संघात्मक शासन व्यवस्था है। संसदीय शासन व्यवस्था है, ब्रिटेन से ली गई है, पढ़ चुके हैं। संसद मतलब क्या होता है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, पढ़ चुके हैं हम लोग। विधायिका और संसद एक ही चीज़ है, ठीक है। भारत एक कल्याणकारी राज्य के तौर पर काम करता है। कल्याणकारी राज्य मतलब जानते हैं क्या होता है, जहाँ गरीबों का कल्याण किया जाए, जहाँ हमारी प्रायोरिटी, हमारी प्राथमिकता गरीबों का कल्याण करना हो, ना कि शासन सत्ता। तो कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या है, कमजोर वर्गों का कल्याण। याद रखिएगा, भारत एक कल्याणकारी राज्य है, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि ये चैप्टर कॉन्सेप्ट के ऊपर था, थ्योरी के ऊपर था, तो आपने देखा होगा कुछ भी याद नहीं करना, सारी चीज़ें समझने वाली थी। तो बहुत सारे लोगों ने अपने अपने विचार दिए, ठीक है, कि कौन सी शासन व्यवस्था कैसी है, भारत की शासन व्यवस्था कैसी है। तो इसमें जो कुछ प्रमुख लोगों के विचार हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ और याद करने की कुछ ट्रिक्स भी बता रहा हूँ। देखिए, जैसे कि हम बात करें अगर केसी व्हीलर की, तो इन्होंने क्या कहा है, भारत को अर्ध संघात्मक सरकार बताया है, ठीक है। संघ सरकार तो है यहाँ पर, संघात्मक सरकार तो है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं है, ठीक है, ये बात सही है। संघात्मक सरकार हम लोगों ने पूर्ण रूप से इसलिए राजी नहीं लागू किया क्योंकि उसमें क्या होता है, फिर केंद्र सरकार जो है ज़्यादा डोमिनेंट हो जाती है। तो हम लोगों ने बहुत चेक एंड बैलेंस की स्थिति लेके, बाबा अम्बेडकर ने बहुत अच्छा संविधान लिखा है, बहुत ही बैलेंस संविधान लिखा है, ठीक है। अभी आप आगे पढ़ेंगे संविधान को तो आपको पता चलेगा, कहीं भी किसी भी चीज़ को कठोर रूप में नहीं लिया या पूर्ण रूप से नहीं लिया है, ठीक है, ताकि कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा बेकार ना हो या फिर बहुत ज़्यादा अनबैलेंस ना हो जाए, इसलिए चेक एंड बैलेंस की स्थिति करके चले हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको याद करने का भी तरीका बता रहा हूँ आपको मैं। चलिए फिर देखते हैं, केसी व्हीलर, भारतीय, इन्होंने कहा है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक संतुलन स्थापित करता है। तो केसी व्हीलर ने दो चीज़ें कही हैं, क्या कही हैं, एक कहा है अर्ध संघात्मक और एक कहा है अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य कहीं संतुलित होता है। अब देखिए, इसको याद कैसे रखेंगे। व्हीलर मतलब क्या होता है, व्हील मतलब क्या होता है, पहिया होता है, चक्का होता है, ठीक है। अगर ये बताइए हम चक्के को आधा कर दें, मतलब ये पूरा चक्का, इसको आधा कर दें, मतलब ऐसे कर दें, पहिए को, व्हीलर को, अगर व्हील को हम ऐसे कर दें तो क्या वो चल पाएगा, गोल गोल घूम पाएगा, नहीं घूम पाएगा। ये गोल है इसलिए घूम पा रहा है। तो अगर आधा कर दें इसको, घूम पाएगा, नहीं घूम पाएगा। तो अर्ध संघात्मक, आधे संघात्मक, अर्ध की बात किसने की है, व्हीलर ने।
मतलब व्हील माने चक्का, पहिया, ठीक है। तो आधे की बात किसने की है? व्हीलर ने की है। अब देखिए यहाँ पर व्हील किस चीज़ से बना होता है, चक्का किस चीज़ से बना होता है? आपने देखा होगा काला काला टायर होता है, अगर उसमें हवा ना भरी हो तो उसके ऊपर आप चढ़ जाइए, वो एकदम दब जाएगा। जो टायर हम लोग बचपन में घुमाया करते थे, ठीक है, नचाया करते थे, एकदम मुलायम होता है, ठीक है, लचीला होता है, उसके ऊपर चढ़ जाएंगे एकदम दब जाएगा, रबड़ से बना होता है। लेकिन अगर उसके अंदर हवा भर दी जाए तो बहुत कठोर हो जाता है। तो वही तो कहा है व्हीलर ने, व्हील माने पहिया। पहिया क्या होता है? अगर हवा भर दी जाए तो अधिक कठोर हो जाएगा, और हवा ना भरी जाए तो अधिक लचीला रहेगा। उसके ऊपर चढ़ जाइए एकदम दब जाएगा, घुमा लीजिए, कुछ भी कर दीजिए उसको, ठीक है। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, और मुझे ये ट्रिक अच्छी लगती है, ऐसे ही मैं इसको याद रखता हूँ, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जी आस्टिन ने क्या कहा है कि भारतीय संघवाद जो है वो सहकारी संघवाद है, ठीक है। तो जी आस्टिन ने क्या कहा है? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है, ठीक है। सहकारी माने मिलजुल कर काम करने वाला संघवाद। इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए मैंने कैसे याद रखा हुआ। आस्तीन का सांप सुना है आपने? आस्तीन का सांप मतलब क्या होता है? कोई साथ में हो, जिसका आप सहयोग कर रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति आपको धोखा दे दे, आस्तीन का सांप। तो आस्तीन ने क्या कहा है? सहकारी माने सहयोग होता है, ठीक है। तो जो सहयोग कर रहा है उसी को आप जो है डस लें, ठीक है, उसी को आप, आस्तीन के सांप हैं, उसी को आप नुकसान पहुंचा दें, तो उसको क्या कहेंगे? आस्तीन का सांप कहेंगे। तो आस्तीन ने क्या कहा है? सहकारी संघवाद, मतलब साथ में है आप, साथ में काम कर रहे हैं और उसको धोखा दे दिया। कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। जिसने आपके ऊपर एहसान किया उसको ज़िंदगी भर याद रखिए। हमेशा लॉयल बने रहिए, ईमानदार बने रहिए, अपनी इंटीग्रिटी, अपनी ऑनेस्टी को हमेशा बरकरार रखिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए बस थोड़ा सा और बचा है। बी आर अम्बेडकर, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या कहा है कि संविधान जो है संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, ठीक है। तो ये सही बात है। बाबा अम्बेडकर ने जो है किसी भी चीज़ को, मैंने कहा ना, बहुत ज़्यादा रूढ़ रूप में नहीं लिया है, हर चीज़ को ऐसे लिया है कि बैलेंस की स्थिति बनी रहे, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पढ़ा ही कि अर्ध संघात्मक है, व्हीलर ने भी ये बात कही है कि आधा ही संघात्मक है, वही चीज़ बाबा अम्बेडकर भी कह रहे हैं, ठीक है, कि भारत को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। मतलब कोई ऐसा नहीं कि इतना ज़्यादा संघात्मक बना दो कि लोग तंग हो जाएं, तो तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। इसको कैसे याद रखेंगे आप? देखिए बाबा अम्बेडकर ने अगर संविधान को बनाया है, ठीक है, तो इसको मतलब ढाला है एक तरह से, ठीक है। कोई चीज़, मतलब कोई मान लीजिए मूर्तिकार है, वो क्या करता है? ढालता है अपने मूर्ति को, ठीक है। तो उसी तरह ढालना मतलब क्या होता है? बनाना। तो जो बनाएगा वही तो ये कह सकता है कि नहीं ढाला गया है, नहीं बनाया गया है। तो बाबा अम्बेडकर ने कहा है कि भारतीय संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और यहाँ पे हमारा थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप लोग क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिएगा, क्योंकि इसके क्वेश्चन तो बहुत जरूरी हैं, क्योंकि इसके सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर आप सॉल्व नहीं करेंगे आप समझ नहीं पाएंगे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन आप लोग जरूर सॉल्व किया करिए, ताकि आपको अपना पता चले कि आप कैसे इस्तेमाल कर पा रहे हैं थ्योरी को, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दीजिएगा। आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी से, ठीक है। चलिए तो देखिए, पहला क्वेश्चन जल्दी जल्दी करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? ध्वज नहीं, राजधानी नहीं, शासनाध्यक्ष नहीं, संप्रभुता। संप्रभुता क्यों? संप्रभुता मतलब राज्य की बात हो गई ना। हम चार चीज पढ़ी थी ना हम लोगों ने। भूभाग, जनता, सरकार, और सरकार कैसी होनी चाहिए? लोगों के द्वारा चुनी हुई। चार चीज है ना राज्य के लिए महत्वपूर्ण। तो संप्रभुता, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार। संसदीय शासन व्यवस्था में क्या है? न्यायपालिका से तो कोई मतलब ही नहीं है। कार्यपालिका, न्यायपालिका कोई मतलब नहीं है। कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है। कार्यपालिका मतलब क्या हुआ? सांसद वांसद जो होते हैं, प्रधानमंत्री, विधायिका, संसद पे नियंत्रण होता है। नहीं, गलत है। कार्यपालिका का विधायिका पे नियंत्रण नहीं होता है। विधायिका का मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति, इनका नियंत्रण होता है कार्यपालिका पर, ठीक है। कार्यपालिका जवाबदेही होती है ना इन लोगों की, इनके प्रति, ठीक है। तो इनका जवाबदेही इनके प्रति होती है। लोकसभा सदस्य लोकसभा में जवाबदेही होगी, राज्यसभा सदस्य राज्यसभा में जवाबदेही होगी, और प्रधानमंत्री जो हमने पढ़ा वो एक तरह से राष्ट्रपति को जवाबदेही होगी, ठीक है। याद करने के लिए बता रहा हूँ। तो विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? भारतीय संविधान में कैसी है? ठीक है, संसदात्मक है, ठीक है। अध्यक्ष वाली है नहीं, ये तो अमेरिका में है। अर्ध लोकतंत्र भी नहीं है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि लोकतंत्र क्यों नहीं आंसर किया? लोकतंत्र तो व्यवस्था है, ये कोई वो थोड़ी है, कोई शासन प्रणाली थोड़ी है। शासन प्रणाली तो दो ही होती है, एक संसदीय और एक जो है अध्यक्षात्मक।
तो इन दोनों में होना चाहिए ना, ये तो कोई व्यवस्था ही नहीं है, ये दो ही तरह के तो होते हैं। ठीक है, शासन व्यवस्था, इसलिए लोकतंत्र आंसर नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका और इंडिया के संदर्भ में हमने समझा था ना, अमेरिका क्या है, अध्यक्षात्मक है, इंडिया क्या है, संसदात्मक है। तो है तो दोनों डेमोक्रेटिक, तो लोकतंत्र कैसे आंसर हो जाएगा? ठीक है, लोकतंत्र तो दोनों में, अमेरिका में भी लोकतंत्र है, वहाँ भी जनता चुनती है, इंडिया में भी जनता चुनती है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है आपको। ठीक है, सर्वप्रथम संसदात्मक व्यवस्था किस देश में, संसद कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? अध्यक्षात्मक नहीं है, या नहीं पूछा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय राजनीति पद्धति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? धर्मनिरपेक्ष है, संसदीय पद्धति की सरकार है, संघीय नीति है यहाँ की, हाँ है, राष्ट्रपति पद्धति की सरकार है, नहीं, राष्ट्रपति तो यहाँ पे नाम मात्र का होता है, मेन शक्ति तो प्रधानमंत्री के हाथ में होती है इंडिया में। राष्ट्रपति पद्धति के समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ निहित हैं, राष्ट्रपति वाली में राष्ट्रपति के पास हैं सारी, राष्ट्रपति पद्धति में। ये देखिए कौन सा क्वेश्चन है। राजनीतिक व्यवस्था का मूल लक्षण है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का, लोकतंत्र का गणतंत्र है, हाँ सही है, लोगों को द्वारा चुना जाता है, संसदात्मक है, सही है, सत, सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, सही है, यह एक एकीकृत शक्ति है, नहीं, एकीकृत मतलब एक व्यक्ति में होता है, एक व्यक्ति में थोड़ी है, तो एक दो तीन यही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार कर लेते हैं। भारत एक लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है, सही है, संप्रभुता वाला राज्य है, सही है, लोकतांत्रिक सरकार है, सही है, एक कल्याणकारी राज्य, हाँ, भारत गरीबों का कल्याण चाहता है, चारों कहाँ है? ये रहा, डी नंबर ऑप्शन सही है। देख रहे हैं कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, अगर आपकी थ्योरी कंप्लीट है, बस समझना ही है और कुछ नहीं है। बस यही है कि किताबों में मिलते नहीं ये सब टॉपिक, इसलिए दिक्कत होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? भारत में नहीं है, एक संविधान संगत सरकार है, संविधान के हिसाब से चलती है, लोकतंत्रात्मक है, विधि का शासन भी है, सत्तावादी सरकार नहीं है। ऐसा थोड़ी है जो सत्ता में है उसकी हमेशा सरकार चलेगी, वो हटेगा भी तो 5 साल में, तो सत्तावादी सरकार नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के प्राधिकार प्राप्त हैं, भारत के संविधान से प्राप्त होते हैं। ये केंद्र सरकार राज्य सरकार हम लोगों ने पढ़ा था ना, अलग होते हैं, तो भारत के संविधान ही तो ताकत दे रहा है अलग करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। संवैधानिक सरकार का क्या आश्रय है? संवैधानिक सरकार का परिसंघ की संचालना नहीं, राष्ट्रीय परिसंघ नहीं, संवैधानिक मतलब संविधान से चलना चाहिए, संविधान कहीं आ रहा है, नाम मात्र की शक्तियाँ नहीं, प्रमुखता में वास्तविक शक्तियाँ नहीं, संविधान की कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं के परिविध हो, संविधान में से बंधा हो। देखो संवैधानिक है तो संविधान से चलने वाली होनी चाहिए, संविधान शब्द आना ही चाहिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, इसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सुशासन की व्यवस्था विशेषता नहीं है? सुशासन की व्यवस्था, जवाबदेही होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, कानून का नियम होना चाहिए, लाल फीताशाही नहीं होना चाहिए। लाल फीताशाही मतलब नौकरशाही, मतलब आईएएस पीसीएस जो अधिकारी हैं उन्हीं की चल रही है, जो कह रहे हैं वो चल रहा है, ये गलत चीज़ है। कल्याणकारी राज्य मतलब वेलफेयर स्टेट, क्या होता है? अधिक संख्या में अधिक कल्याण, नहीं, कमजोर वर्गों का कल्याण, हाँ सही है, कमजोर वर्गों का कल्याण। कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? भारतीय संविधान का दर्शन कल्याणकारी राज्य है भारत। ठीक है, समाजवादी है भारत, समाजवादी हम लोगों ने उसमें पढ़ा था ना, प्रस्तावना में समाजवादी है, 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया। राजनीतिक समानता है, सबको समान अधिकार है, जो चाहे वो लड़ सकता है। सौम्यवादी राज्य नहीं, कम्युनिस्ट की बात तो कहीं नहीं की गई है, सौम्यवादी शब्द ही नहीं अभी तक आपने नहीं सुना होगा, हम लोग जब से पॉलिटी पढ़ रहे हैं, यही आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, नहीं, ये गलत है, सही पूछा है। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, राजतंत्र तो है ही नहीं। भारत एक कुलीन तंत्र है, नहीं, कुलीन तंत्र मतलब जो अमीर लोग चलाते हैं। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, हाँ, संसद की वजह से चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत सब कुछ जनता में है, संप्रभुता है ना यहाँ। ठीक है, देख रहे हैं कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, अगर आपकी थ्योरी कंप्लीट है तो। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता क्या है? अध्यक्षात्मक की कार्यप्रणाली का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, सही है। राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल का चयन स्वयं करता है राष्ट्रपति, हाँ, जिसको चाहे उसको मंत्री बना सकता है, सही है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता, ये भी सही है, भंग नहीं कर सकता, नहीं तो बहुत ज़्यादा ताकत हो जाएगी, फिर तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी बहुत ताकतवर है अमेरिका का राष्ट्रपति अध्यक्षात्मक में, इसलिए इसको इसको भंग करने की ताकत नहीं दी गई है। उपरोक्त सभी कथन सही है, यही आंसर होगा। ठीक है, उपरोक्त सभी कथन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेसिडेंशियल यानी कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था सर्वप्रथम किस देश में? पढ़ाई था अमेरिका में हम लोगों ने। देख रहे हैं कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं।
मज़ा आ रहा हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा मेरे भाई बहनों। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि प्रजातंत्र संविधान लिखित है, मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, जनता को सरकार को चुनने और बदलने का अधिकार है, सही है। प्रजातंत्र मतलब क्या हुआ? प्रजातंत्र माने प्रजा का तंत्र, जनता जिसको चाहे चुने, उस जिसको चाहे हटाए, ठीक है। यही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए थ्योरी वाले क्वेश्चन है तो कुछ क्वेश्चन आपको पढ़ के थोड़ा समझ के करने होंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने तो पूरी थ्योरी अच्छे से की हुई है, तो मुझे पता है, इसलिए आपके भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो रहे होंगे आई थिंक, ठीक है। चलिए थोड़ा सा पढ़ के करिएगा, मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है ताकि वीडियो लंबी ना हो, ठीक है, आपको ज़्यादा बोरिंग भी ना लगे। भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान आंशिक कठोर, आंशिक लचीला। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने किया? सहकारी माने साथ में रहना है, लेकिन फिर भी नाक की तरह डस लेना है, आस्तीन का सांप। देख रहे हैं कितनी आसानी से सॉल्व हो रहा है। आपको मैं पॉलिटी जो पढ़ा रहा हूँ ना, आपको फिर कभी कहीं नहीं पढ़ना है, बस यहीं से पढ़ के जाइए, एग्जाम में सारे क्वेश्चन दौड़ा के मारिए, ठीक है। और पॉलिटिक में हम लोगों को आर ओ आर ओ में कम से कम कुछ नहीं तो मुझे लगता है 20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और 18 क्वेश्चन सही करने हैं कम से कम आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत अर्ध संघात्मक राज्य किसने कहा? अर्ध माने आधा, आधा अगर व्हील हो जाएगा, चक्का हो जाएगा तो चलेगा ही नहीं। भारतीय संविधान अधिक कठोर, अधिक लचीला। अधिक कठोर टायर हवा भरने के बाद, कम अधिक लचीला जब हवा ना भरा रहे तो व्हील, टायर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बस ये 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका कथन है कि भारतीय संविधान संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया? ढालने की बात कौन करेगा? बी आर अम्बेडकर, उन्होंने ही तो बनाया है। ये एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, मेरे को ऐसे मिल गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा हुआ है, ठीक है, 2008 में, इसलिए मैं करवा दे रहा हूँ। निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीकृत संघात्मक की ओर खिसकी? देखिए कुछ क्वेश्चन कभी कभी ऐसे आ जाते हैं जो समझ के मारने वाले हैं। इसका मतलब क्या है? देखिए, संघ की ओर खिसकी, संघ मतलब क्या हो गया यहाँ पर? संघ मतलब क्या होता है? संघ मतलब इंडिया जो है राज्यों का संघ है, राज्यों का भी अस्तित्व हो कुछ, ठीक है। तो राज्यों का अस्तित्व कब पता चलेगा? जब राज्यों को ताकत मिलेगी। तो इसका आंसर देखिए 1970 होगा, 1970 के दशक में, क्योंकि 1970 तक लगातार कांग्रेस का गवर्नमेंट रहा पूरे भारत में, हर राज्य में कांग्रेस की गवर्नमेंट लगभग, और केंद्र में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट। लेकिन 1970 में इंदिरा गांधी के दौर में धीरे धीरे राज्यों में अदर पार्टियों का वर्चस्व बढ़ने लग गया। तो इसी से परेशान होकर, ठीक है, इंदिरा गांधी ने 1975 में, आपको पता होगा, इमरजेंसी भी लगा दी थी भारत में, आपातकाल लगा दिया था 1975 से 1977 तक, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इसीलिए क्या कहते हैं 1970 के दशक को इसलिए कहा जाता है कि केंद्रीयता से संघात्मक की तरफ धीरे धीरे बढ़ती गई। केंद्रीयता मतलब कि केंद्र की सरकार चल रही है कांग्रेस की, वो धीरे धीरे संघ की तरफ बढ़ती गई, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं ऐसा वीडियो मिल जाए या किसी किताब में ऐसा कॉन्सेप्ट मिल जाए जितनी ईजी तरीके से मैंने समझाया है ना, तो मुझको बोलिएगा, आप कमेंट करिएगा। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मैं चाहता हूँ आप लोग नीचे कमेंट किया करिए। मैं दिन भर आपके कमेंट पढ़ता रहता हूँ, ठीक है, और मुझे अच्छा लगता है और मैं आपका कंटेंट तैयार करता रहता हूँ। मेरी पूरी टीम जो है 4-5 लोगों की, हम लोगों की, वो लोग कंटेंट तैयार करते हैं। 1-2 लोग सेलेक्टेड भी हैं, वो लोग वेरीफाइड करते हैं, ठीक है, कि सारी चीज़ें अच्छी हैं, और उसके बाद फिर हम लोग आपको प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। और ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।